नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। अब साल का वही महीना आ गया है जब आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरना है और इसकी तारीख होती है 31 जुलाई। ये है डेडलाइन जिससे पहले आपको आईटीआर भरना बेहद ज़रूरी है। लेकिन तैयारी आपको अभी से करनी होगी और इस तैयारी में आपका साथ देने के लिए हमारे साथ दो एक्सपर्ट्स हैं। वो आपको गाइड करेंगे कि कैसे आप सही तरीके से अपना आईटीआर फाइल कर सके जिससे कोई गलती ना हो एन मौके पर। हमारे साथ दो खास एक्सपर्ट्स हैं, उनका परिचय करा देते हैं। टैक्स एक्सपर्ट वेद जैन और टैक्स एक्सपर्ट सुनील गर्ग हमारे साथ है। वेद सर, सुनील जी, दोनों का बहुत स्वागत है मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और हर साल लगभग इस मौके पर हम आप दोनों से हमेशा चर्चा करते ही रहे हैं। वेद सर, इस बार क्या खास है जरा समझना बेहद जरूरी है। हम आईटीआर तो हर साल भरते हैं, पर इस बार का जो आईटीआर है क्या कुछ ऐसे बदलाव हैं या कुछ ऐसी बातें हैं जो टैक्स पेयर्स को मालूम होनी चाहिए? स्वाति जी, देखिए, इस बार का जो सबसे बड़ा बदलाव है वो न्यू टैक्स रेजिम पे है। वित्त मंत्री जी ने 2 साल पहले घोषणा की थी कि न्यू टैक्स रेजिम की, तो उस समय कहा था कि एक ऑप्शन दिया था कि ओल्ड रेजिम चलता रहेगा, जो न्यू रेजिम में जाना चाहे वो ऑप्ट कर सकते हैं। पिछले फाइनेंस एक्ट में उन्होंने एक अमेंडमेंट की और ये कहा कि अब न्यू टैक्स रेजिम बाय डिफॉल्ट रेजिम होगा। तो जब आप अपनी रिटर्न भरते हैं तो उस समय आपको ये ध्यान करना पड़ेगा कि आप ऑटोमेटिकली न्यू टैक्स रेजिम में चले जाएंगे। अगर आपको न्यू टैक्स रेजिम में नहीं जाना है और ओल्ड टैक्स रेजिम में जाना है तो आपको स्पेसिफिकली अपनी रिटर्न के अंदर ये डिक्लेयर करना पड़ेगा कि मैं ओल्ड टैक्स रेजिम में जाना चाहता हूँ। अगर ये सैलरीड एम्प्लॉयज हैं तो अपने फॉर्म के अंदर कर सकते हैं, और अगर ये सैलरीड एम्प्लॉयज नहीं है, इनको बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम है, तो एक फॉर्म 10IE है वो भरना बहुत जरूरी है, जिसमें ये डिक्लेयर करें कि हम ओल्ड टैक्स रेजिम में जाना चाहते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण चेंज जो अगर मैं समझता हूँ इस साल आईटीआर में है वो यही है कि ये करना पड़ेगा। दूसरी चेंज सबसे बड़ी जो आई है वो आई है बैंक अकाउंट की डिटेल्स। अभी सभी टैक्स पेयर को अपने सभी बैंक अकाउंट डिस्क्लोज करने हैं अपनी आईटीआर के अंदर। आपका कोई भी बैंक अकाउंट कहीं भी खुला हुआ है वो डिस्क्लोज करना है, एक्सेप्ट एक डोरमेंट अकाउंट को जो बहुत पहले खुला था, बंद पड़ा है, जिसमें बैलेंस वैलेंस कुछ खास नहीं है, उसको छोड़ के बाकी सभी अकाउंटों को डिस्क्लोज करना बहुत जरूरी है। ये दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है जो इस बजट में इस बार आईटीआर के ऊपर लागू होंगी, जिसके बारे में। ओके, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात कही आपने कि सबसे पहले टैक्स रिजीम समझना बेहद ज़रूरी है। आप किस टैक्स रिजीम में आते हैं और आपने इस फाइनेंशियल ईयर के शुरुआत में ही अपने एम्प्लॉयर को बता दिया होगा, जब इस फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत हुई है, कि आपको पुरानी टैक्स रिजीम में रहना है, नई टैक्स रिजीम में रहना है, क्योंकि नई टैक्स रिजीम जो है वो डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम अब मानी जाएगी। और इसी का ख्याल जैसे वीर जी ने बताया आपको रखना चाहिए अपने आईटीआर फाइलिंग के टाइम पर। अब सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि कई बार सुनील जी, लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या मैं इनकम टैक्स रिटर्न भरने के उस दायरे में आती हूँ कि नहीं आती हूँ। बहुत सारे टैक्स पेयर्स तो हर साल जुड़ ही रहे हैं सिस्टम के साथ, लेकिन कई लोग फिर भी ऐसे हैं कि वो एलिजिबल है कि नहीं एलिजिबल है उनको मालूम नहीं होता है। लेकिन ये ज़रा बताइए कि आईटीआर किसे भरना चाहिए, कौन कौन एलिजिबल है? देखिए स्वाति, एक कंफ्यूजन कारण तो ये भी होता है, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ओल्ड टैक्स रिजीम में चूंकि 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता है और नए टैक्स रिजीम में 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता है, तो शायद मुझे रिटर्न भरना भी जरूरी ना हो। पर ये गलत बात है। पुराने रिजीम में आपको 2.5 लाख रुपए से ज्यादा अगर आपकी इनकम है, क्योंकि जो आपको छूट मिलती है वो धारा 87A में मिलती है, और ऐसे नए रिजीम में भी आपको 87A में ही धारा मिलती है। बेसिक एग्जम्पशन जो लिमिट है वो तो केवल 3 लाख रुपए है। यानी अगर आप पुराने रिजीम में और 2.5 लाख रुपए से ज्यादा कमा रहे हैं और नए रिजीम में और 3 लाख से ज्यादा कमा रहे हैं, तो आपको रिटर्न भरना जरूरी है। एक बात तो ये। और दूसरी बात, सरकार ने ये भी कहा था कि अगर आपने कुछ ऐसे खर्चे किए हैं, कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर किए हैं, आपकी हो सकता है कि इनकम 2.5 लाख और 3 लाख से कम हो, पर उसके बावजूद भी आपको रिटर्न भरना मैंडेटरी कर दिया था। जैसे आपका बिजली का बिल 1 लाख रुपए ज्यादा है, आपने फॉरेन ट्रेवल में 2 लाख रुपए ज्यादा खर्चा किया है, या आपके पास कोई फॉरेन में अकाउंट है, तो उसमें हो सकता है कि आपकी इनकम जीरो भी हो, लेकिन आपका अकाउंट अगर फॉरेन कोई अकाउंट है, तब भी आपको रिटर्न भरना बहुत जरूरी है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ओके, तो ये समझने की बातें हैं आपके आईटीआर रिटर्न में कि आपको
न्यू टैक्स रिजीम, ओल्ड टैक्स रिजीम है, और बहुत सारी जो बातें सुनील जी ने भी बताई, आप उस कैटेगरी में आते हैं कि नहीं आते हैं। अब फॉर्म तो बहुत तरीके के हैं वेद जी, फॉर्म का सही चुनाव करना भी जरूरी है। अब तो प्रीफिल्ड फॉर्म्स आते हैं, मतलब आपको जिससे कम से कम काम करने की जरूरत पड़े। क्या फॉर्म्स पे कुछ ऐसे बदलाव हुए हैं जिसके बारे में टैक्स पेयर्स को जानना समझना जरूरी है? कोई इंफॉर्मेशन जो कि अगर नहीं डाली तो फिर ITR के टाइम पर दिक्कत हो सकती है, ये जरा बताइए वेद सर। स्वाति जी देखिए, एक तो मैं पहले आपके सवाल का कह दूं, आपने कहा एलिजिबल नहीं होता रिटर्न भरने के लिए, आपकी लाइबिलिटी है भरने की। तो आप ये नहीं है कि आप एलिजिबल है फाइल करने के लिए, आपको हर व्यक्ति रिटर्न फाइल कर सकता है, लेकिन कुछ व्यक्ति इंडिविजुअल अच्छे हैं जिनके लिए मैंडेटरी है कि वो रिटर्न फाइल करेंगे, वो लॉ की ऑब्लिगेशन है अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है ओल्ड रिजीम में और 3 लाख से न्यू रिजीम के अंदर। अब जो फॉर्म की बात है, फॉर्म के लिए जो ऑब्लिगेशंस हैं, देखिए जो ITR की इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, CBDT ने अपनी तरफ से ईज बहुत की है, और मेनली मैं समझता हूँ कि 4 तरह के फॉर्म हैं जो डिफरेंट सिचुएशन में एप्लीकेबल होते हैं। 2 फॉर्म ऐसे हैं जो सैलरीड क्लास के लिए हैं, ITR 1 और ITR 2, और ITR 3 और 4 बिजनेस वालों के लिए है। ITR 1 एक बहुत सिंपल सैलरी वालों के लिए है जिसकी इनकम 50 लाख से ज्यादा कम है, ज्यादा नहीं है, जिसकी 50 लाख से, जिनकी एक हाउस प्रॉपर्टी से ज्यादा की इनकम नहीं है, कोई लॉसेज नहीं है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की और एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपए से ज्यादा के नहीं है, तो उनके ऊपर ये लागू होता है। ये बहुत सिंपल फॉर्म है और इसके अंदर ऑब्लिगेशन मिनिमल है। इस फॉर्म के अंदर अभी बैंक अकाउंट डिस्क्लोज करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं आई है कि सारे बैंक अकाउंट डिस्क्लोज किए जाए, क्योंकि ITR 2, 3 और 5 3 पे आई है, इस पे वो भी नहीं आई है। तो जिस व्यक्ति की साधारणतः सिंपल सैलरी से इनकम है, टोटल इनकम 50 लाख रुपए से कम बनती है, तो उसके लिए सबसे सुविधाजनक ITR 1 है जिसके लिए है। इसके अलावा जिसकी सैलरी की इनकम है, बिजनेस से इनकम नहीं है, उनके लिए ITR 2 है, और उस कैटेगरी में सभी तरह के सैलरीड एम्प्लॉइज आ जाएंगे जिनकी बिजनेस और प्रोफेशन से इनकम नहीं है, वो सारे उसके अंदर कवर हो जाते हैं। इसी तरह से बिजनेस के अंदर जिनको की सिंपल बिजनेस प्रिजम्पटिव मॉडल जिसे कहते हैं, कि जो जैसे कि 44AD में हम कहते हैं कि जिसकी टर्नओवर अब 2 करोड़ या 3 करोड़ से कम है, जिसके ऊपर 8% का टैक्स रेट लगता है, या प्रोफेशनल है जिसके ऊपर 50 लाख से कम की है और को 50% का रिबेट मिलता है, उसके केस में भी ITR 4 है जो भरा जा सकता है, जिसे प्रिजम्पटिव कहते हैं, वो भी उसके ऊपर ऑब्लिगेशन है। इसके विपरीत हर बिजनेस वाले के लिए ITR 3 है जो भरा जा सकता है। एक को हम सरल कहते हैं, एक को हम सहज फर्म कहते हैं, तो ये एक डिफरेंट तरह की वर्किंग आई हुई है। जो डिस्क्लोजर की बात थी, जैसे मैंने कहा कि डिस्क्लोजर की जो सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है, एक तो वही है कि न्यू रिजीम और ओल्ड रिजीम की है। आपको बाई न्यू रिजीम बाई डिफॉल्ट में आएगा, और ये ध्यान करना है कि न्यू रिजीम में आपको किसी भी तरह की छूट नहीं मिलती है, ना तो आपको लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की, प्रोविडेंट फंड की, और आपकी कोई नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की ATC, मेडिकल इंश्योरेंस की ATD की नहीं मिलेगी, किसी भी तरह की कोई छूट उसमें नहीं मिलती है, ना डोनेशन ATG की डोनेशन की नहीं मिलती है। तो जब आप न्यू रिजीम में जा रहे हैं तो आपको ये बड़ा ध्यान करना है कि न्यू रिजीम में आपको नहीं मिलेगी। कैरी फॉरवर्ड ऑफ इनकम हाउस प्रॉपर्टी भी न्यू रिजीम के अंदर अलाउड नहीं है, तो उस समय भरते समय आप ध्यान कर लें। और सबसे ज्यादा जरूरी ये ध्यान में करने की बात है कि सैलरीड एम्प्लॉइज को ये छूट न्यू और ओल्ड रिजीम की ईयर टू ईयर पे देखी जा सकती है, तो उनके लिए तो बहुत आसान है कि वो दोनों तरह से फॉर्म भर के अपना भर के देख लें ITR को, जिसमें भी टैक्स कम भरता है उसको टिक कर दें। लेकिन बिजनेस वाले के लिए है कि एक बार ऑप्शन देने के बाद वो चेंज करना संभव नहीं है, क्योंकि उसमें कहा कि एक बार आप 10IA फॉर्म भर दीजिए, फिर आपको चेंज अलाउ नहीं की जाएगी नेक्स्ट ईयर में, ईयर टू ईयर चेंज आपको परमिसिबल नहीं है। तो जो इसके बारे में आप डिसीजन लें कि आप ओल्ड रिजिम में रहना चाहें या न्यू रिजिम में रहना चाहें, तो आप बड़ा सोच समझ के लीजिए, और 1 साल को मत देखिए देखें बिजनेस वाले, पर्टिकुलरली 1 से ज्यादा साल के लिए आगे के लिए देखें। एक नई जो रिक्वायरमेंट अब की बार आई है वो है पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देने के बारे में। पहले सिर्फ अमाउंट आता था कि आपने कितना दिया, उसकी डिडक्शन लेनी होती थी। अब उस पॉलिटिकल पार्टी के बारे में डिस्क्रिप्टिव आ गया है कि कितना डोनेशन दिया, किस बैंक अकाउंट से दिया, कैसे दिया है, वो सारा मोड आपको डिस्क्रिप्शन करके देना है अगर डोनेशन में ये ऐसा। लेकिन ये एग्जेम्पशन भी आपको तभी मिलेगी जब आप ओल्ड रिजिम होंगे, न्यू रिजिम में ये एग्जेम्पशन भी आपको अवेलेबल नहीं है। एक नई रिक्वायरमेंट आई है कैपिटल गेन अकाउंट की। जैसे आपको आइडिया होगा कि कैपिटल गेन अकाउंट में अगर किसी को कभी कोई कैपिटल गेन होता है और वो उस पे कोई नया मकान खरीदना चाहे, इन्वेस्टमेंट करने का जो टाइम मिलता है 2 साल या 3 साल का, और वो उस समय तक नहीं ले पाता जब तक कि उसकी रिटर्न की ड्यू डेट है, जैसे 31 जुलाई की ड्यू डेट है, तो उसको एक कैपिटल गेन अकाउंट में पैसे जमा कराने होते हैं।
पहले तो सिर्फ अमाउंट लिखना होता था कि कितना अमाउंट हमने कैपिटल गेन अकाउंट में जमा कराया है। अब उसके बैंक के अलावा उसकी डिटेल देनी होगी, अकाउंट नंबर और बैंक का कोड भी देना होगा जिस बैंक में वो पैसे जमा हुए हैं, और उस अकाउंट में जो पैसे विड्रॉ किए हैं ड्यूरिंग द ईयर उसकी भी डिटेल उसको देनी पड़ेगी। तो ये नई रिक्वायरमेंट आई है, और आप ये जब रिटर्न भरने लगे तो बड़ी सोच समझ के ये सारे पर्टिकुलर देख के भरें। और जो दूसरी रिक्वायरमेंट रिटर्न भरने की है वो ये है, जो सबसे बड़ा है 26A फॉर्म, जिससे पता लगता है आपके बारे में कि भाई आपने क्या क्या, आपकी कौन कौन सी इनकम है जिस पर टैक्स कटा है, क्या क्या आपकी ट्रांजेक्शन हुई है, जो AIR से इंफॉर्मेशन निकल कर आई है वो भी सारा अपना चेक कर लेंगे, तो उससे बहुत ज्यादा सुविधा मिल जाएगी। अगर आपको कोई रेंट की इनकम आती है तो दूसरे जिससे आपकी रेंट की इनकम आती है उसने अगर हाउस रेंट क्लेम किया है तो आपके अकाउंट में भी वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा कि आपकी ये रेंट की इनकम है, जो दूसरे व्यक्ति ने जिससे आपने रेंट लिया उसने एग्जम्पशन क्लेम की है। तो आप रिटर्न भरते समय अपने बैंक अकाउंट, अपने 26A और AIR की जो इन्फॉर्मेशन है उसको बहुत क्लियरली रिकंसाइल करके चलें। तो क्यों ये समझना ज़रूरी भी है वेद सर, बिकॉज़ कई लोग खुद से ITR भरते हैं, कई लोग एक्सपर्ट से भरवाते हैं, किसी प्रोफेशनल से भरवाते हैं। तो अगर आप खुद से भरना चाहते हैं तो इतनी बारीकियाँ समझना ज़रूरी है जिससे आपकी कोई गलती ना हो जाए। एक रूल मैं सुनील जी आपसे जानना चाहती हूँ NRIs के ITR को लेकर। अभी तो एक रिपोर्ट और सर्वे भी आया था कि लगभग 73% NRI है जो कि देश के अलग अलग माफ़ कीजिए दुनिया के अलग अलग देशों में रहते हैं, जैसे US हो गया, UK है, कनाडा है, UAE है, जो कि इंडिया में ITR फाइल करेंगे। ये NRI के लिए ITR भरने के रूल्स क्या हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो क्या है कि अगर आप नॉन रेजिडेंट है, हमारे यहाँ पर जो रेजिडेंशियल स्टेटस है वो NRI के बेस पे नहीं है, रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट। आप 182 दिन ज्यादा हिंदुस्तान में तो आप रेजिडेंट, और उस 182 दिन से ज्यादा आप बाहर है तो आप नॉन रेजिडेंट कहलाते हैं। तो नंबर एक बात तो आपको ये समझ लेनी चाहिए कि अगर आप नॉन रेजिडेंट है, यानी आप 182 दिन से ज्यादा बाहर रहे हिंदुस्तान से, तो आप नॉन रेजिडेंट हो जाएंगे उस साल के लिए पर्टिकुलरली, और आपको केवल उसी इनकम पर टैक्स देना है जो इनकम आपकी हिंदुस्तान में, इंडिया में आपको रिसीव हुई है, अक्रू हुई है। दूसरी बात, अगर आप नॉन रेजिडेंट हो जाते हैं तो आपको फॉर्म नंबर 1 आपको नहीं लगेगा, फिर आपको फॉर्म नंबर 2 ही देना पड़ेगा, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। तीसरी बात, जितने भी नॉन रेजिडेंट हैं और हम जिसकी NRI की बात हम करते हैं, उनको जनरली जो टैक्स विदहेल्ड होता है, अगर नॉन रेजिडेंट अपनी प्रॉपर्टी को बेचते हैं इंडिया में, तो जो प्रॉपर्टी पर टैक्स है वो 1% नहीं डिडक्ट होता है, वो 23.92% डिडक्ट कर लेता है बायर, अगर 1 करोड़ से ज्यादा प्रॉपर्टी है उसकी, तो उसको ऑफकोर्स रिटर्न भर के ही वो रिफंड क्लेम करना पड़ेगा। तीसरी बात, अगर बैंकों में आपका NRO अकाउंट है, वहां आपको जो ब्याज मिल रहा है उस पर भी बैंक 30% की दर से आपका TDS विदहेल्ड करता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो टैक्स विदहेल्डिंग की दर है, TDS की दर है, वो नॉन रेजिडेंट के उसमें ज्यादा है, तो उनको रिटर्न यहाँ भरनी जरूरी है। अगर उनकी कोई भी इनकम इंडिया में है, जो इंडिया में रिसीव हुई है, उनका कोई बैंक का खाता है, कोई प्रॉपर्टी है, कोई रेंटल इनकम है, वो आप सबको डिक्लेयर करना बहुत जरूरी है, बहुत मैंडेटरी है। हम्म ओके। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं। ब्रेक के बाद इस चर्चा को जारी रखेंगे और समझेंगे वो गलतियां कौन सी हो जाती है और बहुत ही कहते हैं ना सिली मिस्टेक्स जो आपको नहीं करनी है जब आपको ITR भरना है। और अगर ITR भरने की डेडलाइन चूकी तो क्या लगती है पेनल्टी, कैसा होता है फाइन, इस पर भी करेंगे चर्चा थोड़ी देर में। आज हम खास चर्चा कर रहे हैं ITR की कोई भी उलझन है, हमारे एक्सपर्ट इसका सलूशन आपको दे रहे हैं। 31 जुलाई की आखिरी तारीख, जिससे पहले और जब तक आपको अपने रिटर्न को फाइल करना है। हमारे साथ 2 खास टैक्स एक्सपर्ट्स हैं, वेद जैन, सुनील गर्ग। उनसे हम तमाम सवालों के जवाब ले रहे हैं जो आपके मन में उठ भी रहे होंगे। वेद सर, गलतियां तो हो ही जाती है, लेकिन रिटर्न भरने की गलती तो भारी भी पड़ जाती है। इसलिए सर ये बताइए कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो बिल्कुल नहीं करनी है रिटर्न भरते समय। देखिए, गलती तो कोई भी नहीं कर ऐसी है जो नहीं करनी चाहिए। कोई भी गलती आप करेंगे उसका आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई जुर्माना और आपको नुकसान आएगा ही आएगा। पहली गलती तो ये नहीं करनी चाहिए कि रिटर्न को लेट भरना है और लास्ट टाइम तक वेट नहीं करनी है। जैसे हमने कहा कि 31 जुलाई लास्ट डेट है रिटर्न भरने की, जिनके ऑडिट नहीं होते हैं तो वो रिटर्न 31 जुलाई से पहले भरें और रश से बचने के लिए वो समय से रिटर्न भरें। अब दूसरा सवाल आता है कि रिटर्न भरने में क्या क्या गलतियां हो सकती हैं और क्या क्या ध्यान रखने वाली बात है। पहले तो आप अपनी जितनी डिटेल्स हैं 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 24 के बीच में जो भी आपने ट्रांजैक्शन की है उन सबकी एनालिसिस करें। और इस एनालिसिस का सबसे बढ़िया साधन होता है आपका बैंक अकाउंट।
तो बहुत सारे लोग ये समझते हैं मैं तो सैलरी इनकम मिलती है, मुझे तो कोई इनकम का कोई और सोर्स नहीं है, तो जो एम्प्लॉयर ने मुझे एक सर्टिफिकेट दिया उसके बेस पे रिटर्न भर दी, वो एक गलत हो जाएगा। क्योंकि आज की डेट में आपको बैंक का जो इंटरेस्ट मिलता है, जो आपने कोई निवेश किया है, कोई और ट्रांजैक्शन की है, उस सबके ऊपर आपको टैक्स लगता है। कोई डिविडेंड इनकम है वो भी टैक्स लगता है, छोटे से छोटा। वो आपको डिस्क्लोजर भी करना है अगर आपके अनलिस्टेड शेयर में कोई निवेश किया हुआ है वगैरह। कई कंपनी में आप डायरेक्टर हैं तो वो भी आपको डिस्क्लोज करना है। तो आप अपने 1/4/23 से लेके 31 मार्च 24 तक का पूरा एनालिसिस निकालिए और उसको वेरीफाई करिए कि क्या क्या आपके सोर्सेज ऑफ इनकम क्या है, वो सारा एनालिसिस कर लीजिए और उसको भरिए। उसके बाद आप अपना जाके इनकम टैक्स की वेबसाइट पे 26AS अपना डाउनलोड कर लीजिए। वहां आपको पता लगेगा कि आपकी कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी हैं जो आपकी नॉलेज में शायद नहीं आ रही हैं, लेकिन वो ट्रांजैक्शन एक्चुअल हुई है। जैसे आपने बैंक से इंटरेस्ट लिया, उस पर TDS कटा हुआ है, कोई रेंट लिया है तो उस पर TDS कटा हुआ है, कोई प्रोफेशनल चार्जेज आए हैं तो उस पर TDS कटा हुआ है आपका, या आपने कोई प्रॉपर्टी बेची है उसमें आपका TDS कटा हुआ है, कोई परक्विजिट्स है तो उस पर TDS कटा हुआ है, कोई कंसेशन मिली है जो नया प्रोविजन आया उस पर TDS कटा हुआ है। उन सब ट्रांजेक्शन को एनालिसिस कीजिए। और इनकम टैक्स का रिफंड भी आता है, कभी कभी पिछले साल का रिफंड आता है, उसके ऊपर भी इंटरेस्ट मिलता है, वो भी लोग भूल जाते हैं, वो गलती नहीं करनी चाहिए। तो आप उन सब चीजों को वेरीफाई करिए और उसको देख के उसकी रिटर्न भरिए ताकि रिटर्न बिल्कुल ठीक तरह से जाए। क्योंकि देखिए आज की डेट में कानून बहुत सख्त है, पूरा कंप्यूटराइजेशन है, पूरा डिजिटाइजेशन है। जो भी आपने किया है उसका 360 प्रोफाइल आज की डेट में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पे आता है। आप जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो 31 जुलाई तक आप अपनी रिटर्न को बाकायदा बिल्कुल ठीक तरह से भरें और उसके ऊपर पूरा टैक्स दें। ये सबसे पहला रूल है। अगर आप किसी वजह से ये रिटर्न 31 जुलाई तक नहीं भरते हैं तो आपके ऊपर इमीडिएटली एक एडिशनल लेवी लगती है, जो 5,000 रुपए की लेवी है। अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज्यादा है, 5 लाख से कम है तो वो 1,000 रुपए तक की लेवी लग सकती है। तो मेरा सबसे कहना, आपको कहना, सभी के करदाताओं से ये होगा कि नाउ आज 2 जुलाई हो गई है, अगले 29 दिन बचे हैं रिटर्न भरने के। आप अपना डेटा कंपाइल कीजिए, वर्किंग कैलकुलेट कीजिए, अपने एम्प्लॉयर से TDS का सर्टिफिकेट मांगिए, जहाँ पे आपने निवेश किया है, डिविडेंड आया है, उस सबकी कैलकुलेशन कीजिए और जल्दी से जल्दी अपनी रिटर्न भरें ताकि आपके कोई पेनल्टी नहीं लगे, फीस नहीं, लेट फीस नहीं लगे और रिटर्न को ठीक तरह से भरें। रिटर्न को ठीक से भरना बेहद ज़रूरी है। पर वैसे तो हम कई बार देखते भी हैं कि इस बार, क्योंकि इस बार का रिटर्न भरने से पहले बजट भी है सुनील जी, तो हमेशा लोगों की गुहार रहती है और बिल्कुल 31 जुलाई तक लोग तमाम लोग मांग करते हैं कि डेट आगे बढ़ाओ, एक्सटेंड डेट, एक्सटेंड डेट। तो आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ मौका आ सकता है या ऐसी कोई उलझन आ सकती है जिसके चलते डेट बढ़े? क्या ऐसी कोई नौबत आ सकती है? देखो स्वाति, इस बार क्या होगा कि 31 जुलाई लास्ट डेट है और 22 जुलाई को मैडम फाइनेंस मिनिस्टर बजट लेके आएंगी। तो लोग इससे भी बड़ा कंफ्यूज होंगे क्योंकि लगता है कि इस बार सैलरी एम्प्लॉइज को और मिडिल क्लास को कुछ ना कुछ राहत दे सरकार, लेकिन ये कोई भी राहत मिलेगी वो फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए मिलेगी, वो 23-24 के लिए नहीं होती है। तो लोग इससे कंफ्यूज ना हो जाए कि जो मैडम ने अभी राहत दी है या देने वाली हो बजट में आए, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना। 23-24 की जो दर है वही आपको लगेगी। जहाँ तक सवाल है एक्सटेंशन का, तो मुझे नहीं लगता है कि एक्सटेंशन सरकार ने देने की जो प्रथा है उसको बंद कर दिया है अब। पिछले 2-3 साल से कभी एक्सटेंशन नहीं दी है, क्योंकि हर चीज़ कंप्यूटराइज़्ड है, हर चीज़ ऑनलाइन है, आपको एआईएस आ रहा है, आपको 26AS आ रहा है। अब आप मेहनत नहीं करना चाहते या आप उसको बड़ी कैजुअल अप्रोच से रखना चाहते हैं, तो वो आपको दिक्कत की बात है। और जहाँ तक रिटर्न भरने में गलती का सवाल है, उसमें 1-2 पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा। जनरली हमने देखा है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कोई टीडीएस उनके पास में आ गया और टीडीएस का तो क्लेम दे लेते हैं, लेकिन उस मैचिंग इनकम को नहीं दिखाते। मसलन अगर आपको प्रॉपर्टी में एडवांस आया पिछले साल में और आपकी सीएलडी इस साल में हो रही है, तो लास्ट ईयर जब आपको एडवांस मिला होगा तो टीडीएस काट लिया होगा। और आपको चूंकि कैपिटल गेन अगले साल में होना है फाइनेंशियल ईयर 24-25 में, तो लोग अक्सर ये गलती करते हैं कि उस टीडीएस को तो क्लेम कर लेते हैं, लेकिन उस मैचिंग इनकम को नहीं दिखाते हैं। ऐसे ही बैंक की एफडीआर में होता है। बहुत सारे लोग बैंक में जब एफडीआर मैच्योर होती है तब पूरी इनकम दिखाते हैं, पर बैंक हर क्वार्टरली आपका टीडीएस काट लेता है। तो इस सिचुएशन में अब सरकार ने आपको एक बेनिफिट दे दिया है कि आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न में उस पर्टिकुलर टीडीएस के अमाउंट को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं कि जिस साल आपकी इनकम होगी उस साल ही आपको उसको एडजस्ट कर लेना, उसी साल आप इनकम भी दिखाना और टैक्स का बेनिफिट भी लेना। ये बहुत बड़ा सबक, बहुत बड़ी गलती हमने देखी है कई बार। और दूसरी बात सबको करना चाहिए, क्योंकि एक स्टैट्यूटरी लायबिलिटी है,
रिटर्न भरना कंपल्सरी मैंडेटरी है। आपको उसको कैजुअल अप्रोच में नहीं लेना है, आपको सारी इनकम को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से एआईएस से मैच करना है। हाँ, आपको कई बार मान लीजिए एआईएस में कुछ मिसमैच है, आपको लगता है कि आपकी गलत इनकम दिखा दी है एआईएस में, या आपको लगता है कि आपका टैक्स गलत दिखा दिया है, तो आपको एक ऑप्शन दी है सरकार ने कि आप वहाँ पे उसको डिनाई कर सकते हैं, उसके डिसएग्री कर सकते हैं। तो आप तुरंत उसको डिसएग्री कर जाइए कि ये मेरी सेल परचेज नहीं है या ये मेरा इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपको मिसमैच का नोटिस रिटर्न भरने के बाद में आ जाएगा। बिल्कुल। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये तब भी आप कर सकते हैं जब आपके पास समय हो, और अभी तो समय है। और समय रहते हुए, जैसा कि वेद सर भी बता रहे, सुनील जी भी बता रहे हैं, अपना रिटर्न टाइम पर फाइल कीजिए। 31 जुलाई रात को 12 बजे तक का इंतजार क्यों करना, क्योंकि उसके बाद पेनल्टी और फाइन, आपको उस पर ब्याज देना पड़ सकता है। तमाम बारीकियां हमें समझाई, आईटीआर फाइलिंग से जुड़ी हुई क्या उलझने हो सकती है उसका सोल्यूशन बताया। बहुत धन्यवाद करते हैं वेद जैन सर और साथ ही सुनील गर्ग जी, आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मनी गुरु में बस इतना ही, रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। देखते रहिए जी बिजनेस।